Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss very important topic India-China relations. It is really very interesting topic because if you know something about the relation of India and China, then you can compare it with present time. कि how much changes has come in the relationship of both countries. As you know, after India regained its independence from Britain, भारत ने आज़ादी कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से ली थी. एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स. चाइना ने भी अपने देश से विदेशी ताकतों को बाहर निकाल दिया था. देयर वॉज होप दैट both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. अब उम्मीद की जा रही दोनों देश इकट्ठे एशिया में विकास की एक नई पहल करेंगे. एंड फॉर अ ब्रीफ वाइल द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर. A beautiful slogan was given by the both countries, India and China. What was the slogan? Hindi, Chini, Bhai, Bhai. However, military conflict over a border dispute between the two countries marred and spoiled the hope. अब दोनों के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हुए, जो बॉर्डर इश्यूज़ हुए, उससे क्या हुआ कि जो होप थी कि बोथ कंट्रीज़ विल कम टुगेदर एंड शेप अ न्यू डेवलपिंग एशिया वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. अब जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी थी. नाउ लेट अस डिस्कस द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया एंड चाइना. बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश, जिसको आप नेफानगर बोलते हो, अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया. भारत में जो लद्दाख एरिया, लद्दाख का जो एरिया में अक्साई चीन है, ये दो क्या थे रीज़न थे डिस्प्यूट के. क्योंकि जो चाइना है, चाइना शो इट्स डोमिनेंस इन बोथ द एरियाज़ अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन. सो let us discuss all these points one by one. First point, China takeover of Tibet in 1950, which was protested by India against China, and the final settlement of Sino-Indian border. पहली बात तो भारत ने क्या किया, चाइना ने क्या किया 1950 में टेक ओवर कर लिया तिब्बत को, तिब्बत पे कब्जा कर लिया. और फिर भारत ने इसका विरोध किया चाइना का, और उसके बाद भी चाइना ने क्या किया, भारत और चाइना बॉर्डर पर अपनी बस्तियां बसा दी. और जब भारत ने इसका विरोध किया तो चाइना ने भारत पे एलिगेशन लगाया क्या, कि जो तिब्बत के जो धर्मगुरु थे, रिलीजियस गुरु दलाई लामा, ही हैड टू कम टू इंडिया फॉर शेल्टर. उसे भारत में आना पड़ा था शरण लेने के लिए, क्योंकि तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया था. लेकिन चाइना ने इसे क्या माना, डिसओबीडियंस माना ऑफ पंचशील एग्रीमेंट. पंचशील में क्या था कि बोथ कंट्री विल नॉट इंटरफेयर इन देयर पर्सनल मैटर्स, कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. और चाइना ने इस बात को गलत तरीके से लिया कि भारत दलाई लामा को शरण देकर चाइना के खिलाफ क्या कर रहा है, एक षड्यंत्र रच रहा है. और 1957 के अराउंड इन्होंने क्या किया, 57 to 59 के अराउंड क्या कर दिया था, अपनी बस्तियां बसा दी थी चाइना ने. सेकंड, चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962. अब चलो ये फर्स्ट तो जैसे चाइना ने टेक ओवर किया तिब्बत को, उसके बाद क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका है और अक्साई चीन का, उसके लिए दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो गए. बट चाइना टेक एडवांटेज द सिचुएशन. चाइना ने परिस्थिति का फ़ायदा उठाया, बिकॉज उन्होंने स्लोगन दे रखा था हिंदी चीनी भाई भाई. ये भाई भाई बन को उसने क्या कर दिया, भारत पर अटैक कर दिया. एंड ड्यू टू दिस अटैक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़ वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976. मतलब जैसे ही चाइना ने भारत पर अटैक किया, डेफिनेटली इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर वॉर.
एंड इंडिया डिडंट बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ वॉर। भारत उस युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था और भारत युद्ध की नीति में विश्वास भी नहीं करता था। सो भारत उस युद्ध में मिलिट्री रूप से मतलब सैनिक रूप से भारत की हार हुई, भारत हार गया। लेकिन इसका इफेक्ट ये हुआ कि 1976 तक दोनों के बीच में कोई भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो टोटली ख़त्म हो गए थे। बाद में क्या हुआ, अब नाउ एज यू नो वेरी वेल एज द टाइम पास्ट, जैसे टाइम बीतता है लीडरशिप ऑल्सो चेंज्ड, लीडरशिप भी बदल जाती है। बाद लीडरशिप बदली एंड बोथ द कंट्रीज फील द वैल्यू ऑफ द चेंज, दोनों को बदलाव की महत्व का एहसास हुआ। सो अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजोल्व द बॉर्डर इश्यूज वर ऑल्सो इनिशिएटेड 1981, और दोनों देशों के बीच में वार्तालाप की एक प्रक्रिया शुरू हुई 1981 में। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 टू इम्प्रूव इंडिया चाइना रिलेशंस। पहले राजीव गांधी ने चाइना की यात्रा की भारत और चाइना के संबंधों में सुधार लाने के लिए, एंड दे हैव ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए कि दोनों देश आपसी संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। आफ्टर 1999 ट्रेड इंक्रीज्ड बाय 30% एनुअली। बाद में जब दोनों देशों में रिलेशन अच्छे हुए तो व्यापार भी बढ़ने लगा। 1992 में क्या था, 338 मिलियन था, ठीक है, और जो 2006 में बढ़कर 18 मिलियन हो चुका था। अगर आप हिंदी में बात करो तो 1992 में क्या 33 करोड़ 80 लाख रुपए 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था, और जो बाद में 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। आफ्टर दैट क्या हुआ, रिसेंटली बोथ कंट्रीज, दोनों देशों ने हैव एग्रीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन एरियाज दैट कुड अदरवाइज क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सच एज बिल्डिंग फॉर एनर्जी डील्स अब्रॉड। फिर दोनों ने उन मुद्दों पर भी एग्री हुए जिनसे उन्हें लगता था कि भविष्य में फिर से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे विदेश में जो एनर्जी के रिगार्डिंग जो भी डील होगी, मतलब जो भी सौदे किए जाएंगे ऊर्जा से संबंधित, तो भारत और चाइना ने इस मुद्दे पर भी दोनों एग्री हो जाते हैं। एंड बोथ कंट्रीज एग्री टू अडॉप्ट सिमिलर पॉलिसी इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक WTO एट द ग्लोबल लेवल। और दोनों इस बात के पर भी एग्री हो गए कि वी बोथ विल अडॉप्ट द सेम पॉलिसी एट द ग्लोबल लेवल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे संबंधित दोनों देश एक जैसी नीतियों का पालन करेंगे, सो दैट वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज couldn't टेक एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड चाइना। आफ्टर दैट देयर वर मैनी सिचुएशंस, इसके बाद भी की सिचुएशन ऐसी थी व्हेन एवरीबडी वाज थिंकिंग इंडिया एंड चाइना विल इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट्स, कि दोनों फिर से किसी विवाद में उलझेंगे। जैसे चाइनाज असिस्टेंस टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस। भारत और चाइना में फिर थोड़े डिफरेंस मतभेद हुए, किस बात को लेकर, चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो इससे क्या था, और एक्सपेरिमेंट का हुआ बलूचिस्तान में। भारत के लोगों ने अपने रिएक्शन दिया कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इंडिया डिडंट फील सो मच थिंग, ज़्यादा महसूस भी नहीं किया भारत ने, बिकॉज अब टाइम हैज़ चेंज्ड, समय बदल चुका था। फिर चाइनाज़ मिलिट्री रिलेशन, चाइना ने अपने सैनिक संबंध बनाए किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, जो किसके देश हैं, जो मतलब कि भारत के पड़ोसी देश हैं। अब उनको अपने साथ मिलाना या उनके साथ रहना तो इंडिया के लिए क्या था, सही नहीं था, क्योंकि चाइना बिलीव इन इम्पेरियलिज्म, चाइना हमेशा साम्राज्यवाद में बिलीव करता है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू बिकम अ गुड फ्रेंड, वह अच्छा दोस्त कभी नहीं बन सकता किसी का,
तो इसीलिए भारत के लोगों ने इस बात पर भी रिएक्शन दी। तो ये थे भारत और चाइना के रिलेशन। अब नाउ कम टू अनदर टॉपिक अबाउट Japan, and they have a reputation in making high technology product and having famous brands such as Sony, Panasonic, Suzuki, Honda, Toyota etc. आपको पता है कि जो जापान है टेक्नोलॉजी के मामले में, जापान इज़ फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, फादर था ये पहले, और इससे अच्छे ब्रांड्स थे जैसे सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, होंडा, ये सारे जापान के ब्रांड हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और संसार में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G8 ग्रुप। G8 ग्रुप का अकेला यही एक मेंबर है, मतलब एशियाई देश है। जो बात करोगे सर ये G8 ग्रुप कौन सा होता है, मैं बताता हूँ इसमें मेंबर कौन कौन से आपके। ये इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है। फर्स्ट है फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, US, ओके, Canada, Russia, all these are the member of G8. Japan is the only nation that suffered the destruction caused by nuclear bombs and progressed rapidly after it. अब सभी को पता है कि चाइना जो जापान है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन बाद में रैपिडली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की इन्होंने और फिर से खड़ा हो गया। आज जापान के देखो फिर से एक बहुत बड़ी पावर है जापान। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ द UN, ऑलमोस्ट 20%, और UN के बजट में 20% कंट्रीब्यूट करता है ये। और जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ ओनली 1% ऑफ इट्स GDP। उनकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 1% है GDP के अकॉर्डिंग, एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और चौथी बड़ी कंट्री चौथी बड़ी क्या करता है, मिलिट्री रखता है, और GDP के मामले में फोर्थ नंबर पे आता है जापान। ओके, वहाँ पे क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिटल है, नए के बराबर ही है। वो बिलीव किस में करता है, इंपोर्ट में बिलीव करता है। इंपोर्ट करवाता, कच्चा माल परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, और आफ्टर दैट और गुड्स प्रिपेयर करता है, फिर बाद में मतलब अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें बनाता है और उनको एक्सपोर्ट करता है, और वर्ल्ड में एक अच्छे स्टेटस है जापान का। यू कैन गेट द लाइव एग्जाम्पल ऑफ जापान टेक्नोलॉजी। Look at this picture. Asimo, the world's most advanced humanoid robot. एक मानवीय रोबोट है ये, जापान का दो बनाया हुआ असीमो, जो वॉकिंग विद अ पर्सन वाइल होल्डिंग हैंड, जो आदमी के साथ हाथ पकड़ कर चलता है सड़क पर कहीं पर भी। तो ये क्या, ये लाइव एग्जाम्पल है। सो दैट्स वाई आई मैंशनड अ स्टेटमेंट कि जापान वॉज फादर ऑफ टेक्नोलॉजी। Okay, so dear students, today we have discussed so many things, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. Till then, thanks and have a nice day.